हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन देखने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं आगे बढ़ने से पहले, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन आप कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, और इसके डिस्कशन ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग चलते हैं, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। यानी रसायन का उपयोग, यानी केमिकल्स का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है, ये चैप्टर में सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने रसायन का उपयोग किया है मानव जाति के उपयोग के लिए। ठीक है, मतलब मानव जाति की बेहतरी के लिए कहाँ कहाँ रसायनों का उपयोग करते हैं, तो उसका इन्होंने उन्होंने बात बताई है। तो इस उसी को इन्होंने कहा है कि रसायन के सिद्धांतों का उपयोग मानव जाति के हितों के लिए किया गया है। सफाई के विषय में सोचे तो साबुन भी एक केमिकल है, आपको पता है। जो अपमार्जक होते हैं यानी डिटर्जेंट भी है, तो वो भी एक तरीके का जो है वो आपके रसायन ही है। घरेलू निरंजक है, मंजन जो आपको लोग करते हैं। इसके अलावा अगर सुंदर वस्त्रों की तरफ देखें तो जो भी तुरंत कपड़ों के धागों के रसायन है, ठीक है, जो आपके कपड़ों के धागे बनते हैं वो भी एक रसायन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा खाद्य पदार्थों की बात करें तो खाद्य पदार्थों में भी रसायन का उपयोग होता है। इसके अलावा रोग निरोधक में, यानी कि रोगों को रोकने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, इन सब के में भी आपके रसायनों का उपयोग होता है। इसके अलावा जो है विस्फोटक की तरह से केमिकल का यूज होता है, ईंधन की तरह से यूज होता है। रॉकेट के जो प्रोपेलेंट होते हैं, यानी कि जो रॉकेट के जो ईंधन होते हैं उनमें भी इसका उपयोग होता है। भवन निर्माण में यूज होता है, विद्युत उपकरण, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मानव जीवन में हर जगह रसायनों का, केमिकल का उपयोग देखा गया है। और इसको इस यानी केमिकल्स के बिना जो है मानव की जो कह सकते हैं ना कि इंसान जो है वो बिना रसायनों के जो है वो अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह रसायन का उपयोग होता है। चाहे खाने में देख लिया जाए, चाहे दवाओं में देख लिया जाए, चाहे वो क्या हमारे कॉस्मेटिक में देख लिया जाए, चाहे वो कहीं पर भी देख लिया जाए ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अब कुछ चीजें आपके इस चैप्टर के अंदर डिटेल में दी गई हैं, थोड़ा सा उसको समझना होगा। तो जैसे औषध तथा उनका वर्गीकरण, यानी जो औषध होता है तो उसमें कहां पर केमिकल का यूज किया जाता है, उसको यहां पर इन्होंने बताया है। तो औषध यानी कि जो मेडिसिन होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। तो ये जो औषध होती है, मेडिसिन होती है, वो क्या होती है, तो याद रखिएगा ये कम अणुद्रव्यमान वाले रसायन होते हैं। तो याद रखिएगा जो औषध होते हैं वो भी एक केमिकल होते हैं और कम अणुद्रव्यमान वाले होते हैं। कम मतलब कि इनका जो मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो कम होता है, द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, और ये मैक्रोमोलेक्यूल लक्ष्यों से अनोन क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब ये मामला ये होता है कि ये माइक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, यानी कि इनके जो हैं वो अणु द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और हमारी कोशिकाओं के साथ रिएक्ट करके हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं या बीमारियों का ये उपचार करते हैं। ठीक है, कौन करता है ये, औषध की बात यहां पर हो रही है। चिकित्सीय लाभ हमको देते हैं। तो जब जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होती है तब इन रसायनों को औषध कहते हैं और इनका उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैव प्रतिक्रिया करके अगर ये हमारी बीमारियों का इलाज करें तो इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, औषध के रूप में जानते हैं। यही बात इन्होंने यहां पर बताई है। रसायनों के चिकित्सीय उपयोग को रसायन चिकित्सा कहते हैं। याद रखिएगा, रसायनों के चिकित्सीय उपयोग को क्या कहा जाता है, रसायन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे बताई हैं। अब देखते हैं कि औषध की बात अगर की जाए तो औषध को इन्होंने बहुत डिटेल में वर्गीकरण किया है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं। ठीक है, अगर इनके वर्गीकरण का ये वाला तरीका अपनाया जाए, यानी कि भेषज गुण
विज्ञानी यानी फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर अगर हम दवाइयों को वर्गीकृत करें तो उस आधार पर कई तरीके की दवाइयां हो जाती हैं, मेडिसिन हो जाती हैं, औषधि हो जाती हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि पीड़ाहारी होती हैं, इन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं, यानी जो हमारे हमारे शरीर की दवाओं को, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आपके यूपीएससी के लेवल पर, स्टेट पीसीएस के लेवल पर ये छोटी छोटी चीजें जो है आप पॉइंटर की तरीके से नोट करते चले जाएं, नोट करके इसको आप तैयार करें, ठीक है, इसको लिख लें एक जगह पर और इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एनाल्जेसिक यानी कि जो जिसको हिंदी में पीड़ाहारी कहते हैं, तो ऐसी दवाएं, ऐसी औषधियां जो आपके दर्द का निवारण करती हैं, जो आपके दर्द को कम करती हैं, उन्हें हम लोग पीड़ाहारी बोलते हैं या एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है। और इनका असर क्या होता है, पीड़ानाशक होता है। इसके अलावा पूतिरोधी होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं। पूतिरोधी का मतलब एंटीसेप्टिक, यानी कि जो हमारी बॉडी में अगर कहीं पर हमें चोट लग जाती है, हमें कहीं पर भी कोई घाव हो जाता है, वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारकर उसकी सफाई करने में हेल्प करती हैं, यानी उस घाव को धुलने में, या आपको फुड़िया या फुंसी जैसी कुछ चीजें निकल जाती हैं तो उसकी सफाई में उपयोग में आती हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती हैं उन्हें पूतिरोधी या एंटीसेप्टिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो या उनकी वृद्धि को रोकने का काम, मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं ये एंटीसेप्टिक या पूतिरोधी, या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है, रोकते हैं। अब आपने जिंदगी में एंटीसेप्टिक तो सुनी होगी, पूतिरोधी नहीं सुना होगा। इसी वजह से कहते हैं कि विज्ञान जो है वो अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, टफ हो जाता है, लेकिन मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हुआ चल रहा हूं। तो मतलब यह है कि एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है, साथ ही साथ एंटीसेप्टिक का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी को डिटेल में इन्होंने यहां पर चर्चा किया है। अब पहले तो चर्चा किया है तो उसको, यानी कि जो औषधि हैं उनके चिकित्सीय प्रभाव के आधार पर, ठीक है, चिकित्सीय प्रभाव के आधार पर औषधियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने प्रति अम्ल के बारे में बात किया है। प्रति अम्ल को इंग्लिश में एंटा एसिड के नाम से जाना जाता है। एंटा एसिड क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझ लीजिए। होता क्या है कि हमारा जो स्टमक होता है, ऑलरेडी ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं, तो जो हमारा स्टमक होता है, यानी कि हमारा जो अमाशय होता है, उस अमाशय के अंदर विशेष प्रकार के रसायन निकलते हैं, जिनमें से कुछ रसायन जो होते हैं वो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है हमारे अमाशय में से। ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये हमारे अमाशय से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, यानी कि हमारे स्टमक से निकलने वाले जो पेप्सिन और रेनिन होते हैं, उनको ये एक्टिवेट करने का काम करता है तथा बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब ये जब हमारे स्टमक में निकलती है तो हमारे लिए अच्छे के लिए कि ये हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से हमारा खाना पच पाता है। जब एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं तो वो उनकी वजह से हमारा खाना पच पाता है। तो एसिड जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ये बात तो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कभी कभी ये एसिड हमारे शरीर में ज्यादा निकलने लगता है, और ऐसी कंडीशन में जब एसिड ज्यादा निकलने लगता है तो ये हमारे अमाशय की जो दीवारें होती हैं उनको ये भेदना शुरू कर देता है, उनको नष्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अमाशय की जो दीवारें होती हैं उनमें छेद हो जाते हैं, उनमें फफोले पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो जब आपके शरीर के अंदर एंटी एसिड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, आपको एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड्स की जरूरत होती है। तब उनको किसकी जरूरत होती है, एंटी एसिड्स की जरूरत होती है। तो 1970 तक इन्होंने बताया कि 1970 तक अम्लता का जो उपचार है, यानी कि ये जो एसिडिटी है, जिसे इसे एसिडिटी कहा जाता है ना, जब एसिड ज्यादा निकलने लगता है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है, एक ही तरीका था कि हम क्या करते थे कि एक कुछ बेसिक मटेरियल, कुछ क्षारीय पदार्थ जो है शरीर में डालते थे, उसे पी लेते थे। तो जब हमारे क्षारीय पदार्थ हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में जाता था तो एसिड और बेस आपस में, यानी कि क्षार और अम्ल, यानी हमारे पेट से निकल रहा है, हमारे स्टमक से निकल रहा है क्या, अम्ल निकल रहा है, और हमने ऊपर से क्षार पी लिया, तो क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन करते थे, ठीक है, और जिसकी वजह से वो इसको न्यूट्रल कर देते थे, उसको निष्क्रिय कर देते थे, यानी जो क्षार आप पीते थे वो हमारे स्टमक में मौजूद जो एसिड होता है उसको निष्क्रिय कर देता था, जिससे कि हमें रिलीफ मिल जाता था और हमारा जो है वो जो जलन होती थी, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, वो काफी हद तक दूर हो जाती थी। लेकिन बात यह थी कि
ये जो उपचार था, ये थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ देता था, लेकिन इससे बहुत देर तक के लिए रिलीफ नहीं मिलता था। तो ये एंटा एसिड जो आप लोग यूज करते थे वो थोड़ी देर के लिए तो आपको रिलीफ कर दे रहा था, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं दे रहा था। तो फिर कुछ दवाओं को बनाया गया जो कि हमारी बॉडी के अंदर, या हमारी जो बॉडी का जो स्टमक है, जो हमारा आमाशय है, उसके अंदर एसिडिटी को, यानी एसिड के निकलने को ही थोड़ा कम कर देता है। यानी जितना एसिड पहले निकल रहा होता है उससे कम कर देता है। तो जब उसका प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा एसिड का, तो अपने आप जो है हमारी एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो पहले क्या था, हम एंटा एसिड बॉडी में डालते थे, कुछ क्षारी पदार्थ हम उसे पीते थे, और उस क्षारी पदार्थों को पीकर हम क्या करते थे, अपने एसिड के जो सिम्टम होते थे, प्रभाव थे, जो स्टमक से निकल रहा उसको कम करते थे। लेकिन ये बहुत कारगर तरीका नहीं था। तो फिर हमने कुछ दवाओं का आविष्कार किया, और वो दवाएं क्या करती हैं, एसिड के प्रोडक्शन को ही, उत्पादन को ही कम कर देती हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। तो उत्पादन उत्तेजना में पीड़ा होता है, गंभीर अवस्था में आमाशय में घाव हो जाते हैं। 1977 तक अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था। मतलब यही सब केमिकल्स होते थे जिनका उपयोग हम एंटी एसिड की तरह से करते थे। ठीक है, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आमाशय को क्षारी कर देता था तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता था। ठीक है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार है क्योंकि अघुलनशील होने के कारण या पीएच को उदासीनता की ओर आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आप धातु, पहले क्या यूज होता था, एल्युमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता था। फिर बाद में क्या यूज होने लगा, एंटी एसिड की तरीके से धात्विक हाइड्रोक्साइड का यूज होने लगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें यूज की जाती थी, लेकिन ये प्रॉपर उपचार नहीं हो पा रहा था, यानी एसिड के प्रोडक्शन को कम नहीं कर पा रही थी। तो बाद में क्या हुआ, एक केमिकल था, तो उस केमिकल का जब आविष्कार किया गया औषध के रूप में, जिसका नाम सिमेटिडीन था। क्या नाम था उसका, सिमेटिडीन। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एक औषध का उपयोग किया गया, एक औषध का आविष्कार किया गया, एक ड्रग को खोजी गई जिसका नाम था सिमेटिडीन। तो जब ये सिमेटिडीन का आविष्कार हुआ, तो सिमेटिडीन का काम क्या था कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती थी, आमाशय, ये हिस्टामिन, ये क्या करती थी, अम्ल जो है हमारे उसमें स्टमक से कम निकलने लगा। यानी कि ये हमारी जो स्टमक से निकलने वाला जो अम्ल था, एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसके प्रोडक्शन को ये क्या कर देती थी, कम कर देती। कौन, सिमेटिडीन। और फिर उसके बाद में जो है ये सिमेटिडीन यूज होने लगी, तो ये काफी हद तक हमारे इस प्रॉब्लम की समस्या, जो प्रॉब्लम थी उस समस्या का समाधान बनने लगा। और उसके बाद ये औषध इतनी कारगर थी कि एक औषध और डिस्कवर की गई जिसका नाम था रेनिटिडीन। तो रेनिटिडीन जब तक मार्केट में इस दुनिया में नहीं आई थी, ठीक है, तब तक दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो ड्रग थी वो कौन सी थी, आपकी सिमेटिडीन। तो इसके कारण कम अम्ल निकलता था। इस औषध का महत्व इतना अधिक था कि जब रेनिटिडीन की खोज नहीं हुई, जब तक रेनिटिडीन की खोज नहीं हुई, यह संसार में सबसे अधिक बिकने वाली औषध थी। तो क्या यूज किया गया, सिमेटिडीन का यूज किया गया, बाद में रेनिटिडीन आ गई। और तब ये सब क्या कर रही थी कि हमारे स्टमक से जो है वो आमाशय से वो अम्ल के प्रोडक्शन को ये क्या कर दे रही थी, कम कर दे रही थी। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो ये इस औषध के बारे में आपने देख लिया, प्रति अम्ल क्या होते हैं उसको मैंने आपको बता दिया, और कौन से खोजे गए इसके बारे में बता दिया। अब एक होता है प्रतिहिस्टामिन ड्रग होती है। प्रतिहिस्टामिन जो ड्रग होती है ये क्या काम करती है, जब हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन यानी कि कोई भी चीज आपके हवा में, कोई धूल का कण हो गया, पराग कण हो गया, आपके नाक में पहुंच गए, या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया जब आपके नाक में पहुंच गया, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करती है कि रिएक्ट करती है। ठीक है, रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या करती है, उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। और उसके बाद हमें छींक आना शुरू हो जाती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इसे एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एलर्जिक। तो ये जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, इस एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, ठीक है, हिस्टामिन नाम का केमिकल हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जुकाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन और पराग के कारण होने वाली एलर्जी का कारण हिस्टामिन होती है। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये एलर्जी, आप इसका प्रभाव कम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि भैया ये जो हमें एलर्जी कम हो, बात पे हमें छींक ना आने लगे, बात पे हमें जो है वो खांसी ना आने लगे, तो आप क्या करना चाहते हैं, हिस्टामिन जो हमारी बॉडी में निकलता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, उसके प्रभाव को आप कम करना चाहते हैं। यानी कि हिस्टामिन का प्रभाव कम हो जाए तो हमें बात पे जबरदस्ती का जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। तो उसके लिए कुछ दवाओं को बनाया गया, जैसे सिंथेटिक औषध बनाई गई,
फेनिरामीन, ठीक है, या इसे डाइमेटेप के नाम से जाना जाता है। तो ब्रोम, फेनिरामीन और डाइमेटेप, और दूसरी दवा है टर्फेनाडीन या सेल्डेन के नाम से जाना जाता है। यह प्रति हिस्टामिन का कार्य करती है। यह हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है, और इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में बाधा डालती है। तो यह एंटी हिस्टामिन की तरह से काम करती हैं। कौन सी दवाएं जिनके बारे में मैंने बताया? ब्रोमफेनिरामीन और टर्फेनाडीन। तो ये जो दवाएं होती हैं ये क्या करती हैं? हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन की तरह से काम करती हैं, और ये क्या करती हैं कि हम हिस्टामिन की जो रिएक्शंस होती हैं, यानी हिस्टामिन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनके प्रभाव को कम कर देती है। तो आप जो है वो अगर इसे खा लेते हैं तो आपको जबरदस्ती की एलर्जी नहीं होती, जबरदस्ती का जो है वो आपको खांसी, जुकाम या बुखार बात बात पे नहीं आ जाता, क्योंकि आपकी बॉडी इनसे एक तरीके से कह सकते हैं कि हिस्टामिन के रिएक्शन को काफी हद तक जो है वो प्रिवेंट कर देती है, ठीक है, जिससे कि आपको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद आगे बात की जाए और दवाओं के बारे में बात की जाए तो कुछ दवाएं होती हैं जैसे प्रशांतक होती हैं। प्रशांतक जिसे इंग्लिश में ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। तो ये क्या काम करती हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब हमें कोई डिप्रेशन होने लगता है, जब हम अवसाद में जाने लगते हैं, जब हमें बहुत बुरा सा फील हो रहा होता है, ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ दवाएं यूज की जाती हैं जिन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी बहुत कठिन है इसकी, जिसे प्रशांतक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं, और साथ ही साथ हिंदी में से प्रशांतक के नाम से जाना जाता है। तो उन दवाओं को जो कि हमारे डिप्रेशन को, हमारे मूड को, जो डिप्रेशन को कम करती हैं, हमारे मूड को एलिवेट करती हैं, मूड को बेहतर करती हैं, उन्हें हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से जानते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई कि प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। या अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देते हैं। ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होते हैं। तो जो नींद की गोलियां दी जाती हैं उनमें भी ट्रैंक्विलाइजर्स को डाला जाता है, लेकिन ट्रैंक्विलाइजर्स पूरे के पूरे नींद को ही लाते हैं ऐसा नहीं होता है। नींद की दवाइयों में ट्रैंक्विलाइजर्स डाले जाते हैं, अलग बात है, लेकिन ट्रैंक्विलाइजर्स सिर्फ नींद लाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, यह बात है। तो इस तरीके की जो दवाएं होती हैं, ऐसी जो दवाएं होती हैं इसमें बहुत सारी हैं। जैसे कि इसमें बात की जाए तो अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय अतः अवसाद के असर का प्रतिकार कर सकता है। इप्रोनाइजिड और फिनलिजन, ठीक है। तो इप्रोनाइजिड और फिनलिजन ऐसी औषधें हैं जो कि इस तरीके के अवसाद को दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कभी कभी नॉरएड्रेनालिन जो है हार्मोन होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका भी उपयोग किया जाता है डिप्रेशन को कम करने के लिए। एज अ ट्रैंक्विलाइजर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये होता है। और जैसे कुछ प्रशांतक हैं, यानी कुछ ट्रैंक्विलाइजर हैं, जैसे क्लोरडाइजे पाक्साइड और मेप्रोबमेट, ठीक है। तो ये जो क्लोरडाइजे पाक्साइड है और मेप्रोबमेट है, ये तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक हैं, ठीक है। तो ये जो दो दवाएं हैं, ये क्लोरडाइजे पाक्साइड और मेप्रोबमेट जो है वो तनाव को दूर करने के लिए कुछ दवाएं हैं जो तनाव को दूर करती हैं और हमारे एज अ ट्रैंक्विलाइजर काम करती हैं। इसके अलावा इक्वेनिल का प्रयोग जो है अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कौन सी दवा है? इक्वेनिल जो है वो नाम की दवा है जो डिप्रेशन को कम करती है, और इसका डिप्रेशन का कम करती है, और अवसाद को, जब बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये दवाई सिर्फ मैं आपको यहां पर एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं, ठीक है, एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये सारी दवाएं सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए हैं, ठीक है, इसके पढ़ाई के लिए हैं, सिर्फ आप इसे पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, याद कीजिए, एग्जाम में पूछा जाए तो बता दीजिए। लेकिन इन दवाइयों को लिख कर जो है वो दवा की दुकानों पे मत चले जाइएगा कि भैया ये दवा दे दो, मैं बहुत तनाव में हूं और जो है मुझे ये दवा दे दो, मेरा जो है वो डिप्रेशन खत्म हो जाए, मेरा तनाव दूर हो जाए, क्योंकि एग्जाम करीब आ रहे हैं और आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो बिना रिकमेंडेशन की ये दवाएं आपको उसमें दवा की दुकानों पे नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि आप दवा की दुकान पर जाएं इन दवाओं को लेकर और मांग करें, तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी इंसल्ट भी कर सकता है आपको। आप अगर उससे ज्यादा जिद करेंगे दवा की दुकान वाले के साथ तो वो पहली बात तो देगा नहीं, अगर देगा भी और कहीं इंसल्ट कर दिया तो
और आपको बुरा लगेगा। तो ये दवाएं आप लेने ना जाएं, ठीक है। डिप्रेशन ऐसे नहीं होता है कि आप अपने आप को सोच लें कि मैं डिप्रेस हूं, मैं तनाव में हूं, तो मैं दवा खा के इलाज कर दूं। देखिए, हर दवा का अपना एक साइड इफेक्ट भी होता है। तो ये जो दवाएं हैं ये अच्छा काम करती हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में बीमार है मानसिक रूप से, जो वाकई में दिक्कत में, जो वाकई में समस्या में है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये बातें यूज की जाती हैं और करनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अगर जबरदस्ती इनका यूज करेंगे तो इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो इनका उपयोग ना करें और ना करने की कोशिश करें। आप लोग यंग हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेरा हमेशा से ये मैसेज होता है कि यंग लोगों को अपनी चीजों से लड़ने की जरूरत होती है। जो भी आपके साथ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जो भी आपके साथ सिचुएशंस हैं, उनसे लड़िए, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा हसल कीजिए और साथ ही साथ अपने डिप्रेशन को अपने एक्ट से जो है जीत लीजिए। समझ रहे हैं? अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको तनाव हो रहा है, तो उसे अपने एक्ट से जीतने, अपने कार्यों से, ठीक है, अपनी एक्टिविटी से, जो आपको काम दिया जा रहा है उससे, ठीक है, उससे उससे उस पर मतलब कह सकते हैं ना, उस पर जीत हासिल करिए, ठीक है। सिर्फ दवाओं के सहारे, या बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में होने लगते हैं, तनाव में होने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं या ऐसी एक्टिविटीज करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। सर, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको मजा मिलता है, थोड़ी देर के लिए आप जो है थोड़ा रिलीफ में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। तो सबसे बेहतर है कि जो समस्या है उसे पहचानिए, उसको खूब अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेरी जिंदगी में डिप्रेशन या तनाव क्यों है। अगर आपको उस समस्या का जो मूल मिल जाएगा, जड़ मिल जाएगी, तो और फिर उसके बाद जब वो जड़ मिल जाए तो फिर उस समस्या को दूर करने का अपना बेहद भरसक प्रयास कीजिए। अपने दोस्तों की सहायता लीजिए, रिश्तेदारों, अपने माँ बाप की सहायता लीजिए और उस समस्या से लड़ने की कोशिश कीजिए, हासिल करने की कोशिश कीजिए, उसे अपनी एक्टिविटी से, ठीक है, दूर करने की उस समस्या को कोशिश कीजिए। दवाओं का सहारा नहीं लीजिए, ठीक है, तब तक जब तक कि यह समस्या बहुत गंभीर ना हो जाए और जब तक डॉक्टर इसको रिकमेंड ना करे, ठीक है। मैं समझ रहा हूं बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही थी, इसलिए मैंने ये बातें एक क्वेश्चन की तरह से आपको लोगों को बता दी, ठीक है। इस तरह से बार्बिट्यूरिक अम्ल होता है, बार्बिट्यूरिक एसिड होती है, ये इसके जो व्युत्पन्न होते हैं यानी इनसे बनने वाला वेरोनॉल एमिटल नाम का कंपाउंड होता है, नेम्बुटल होता है, ल्यूमिनल होता है और सेकोनल होता है। ये भी प्रशांतकों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं, यानी कि एंटी डिप्रेशन या ट्रैंक्विलाइजर्स का जो एक ग्रुप होता है बार्बिट्यूरिक अम्ल से बनता है, बार्बिट्यूरिक एसिड से बनता है, जिनका नाम जो है एमिटल, नेब्यूटल, ल्यूमिनल और सेकिनल और इन सब का ये सब होते हैं। इन इस तरीके की जो दवाएं होती हैं जो कह सकते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, उन्हें बार्बिट्यूरेट के नाम से जाना जाता है। तो बार्बिट्यूरिक एसिड से बना हुआ जो कह सकते हैं कि प्रशांतक होते हैं, ठीक है, उनको बार्बिट्यूरेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बार्बिट्यूरेट का एक खास बात ये होती है कि निद्राजनक होते हैं, यानी ये नींद को लाते हैं। और भी बहुत सारे जो भी आप लोगों ने ट्रैंक्विलाइजर्स देखे, उनमें जरूरी नहीं कि आप खाएं तो आपको नींद आने लगे, लेकिन बार्बिट्यूरेट जो होते हैं, बार्बिट्यूरिक एसिड से जो बनते हैं, वो निद्राजनक होते हैं, ये नींद लाते हैं, यानी नींद लाने का काम करते हैं। तो इनके प्रयोग से नींद आती है। प्रशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ वैलियम और सेरोटोनिन, इसके अलावा वैलियम और सेरोटोनिन नाम के भी पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनका यूज जो है वो ट्रैंक्विलाइजर्स की तरीके से किया जाता है, आपके मूड को बेहतर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पीड़ाहारी जो होते हैं, पीड़ाहारी यानी कि जो दर्द का नाश कर दें, ठीक है, यानी कि जो दर्द को कम करें। तो देखिए, जो दर्द को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं, जो पेन किलर्स होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक आस्वापक कही जाती है या नॉन एडिक्टिव कही जाती है, और दूसरी स्वापक कही जाती है, नार्कोटिक कही जाती है, ठीक है। आस्वापक या नॉन एडिक्टिव जो होती हैं, ये दवाएं जो होती हैं, ये दर्द को दूर करती हैं, लेकिन इससे किसी भी नशीले पदार्थ या नशीले पदार्थ से नहीं बनाई जाती हैं। कोई भी नशीले पदार्थ से इनका निर्माण नहीं होता है। ये दर्द को कम करती हैं, दर्द को में रिलीफ देती हैं, लेकिन कोई नशीले पदार्थ से इनका ऑरिजिन नहीं होता है। तो इनका यूज किया जाता है, इनका प्रभाव जो है वो ठीक ठाक होता है, ठीक है। लेकिन बहुत हाई लेवल पर अगर आपको दर्द हो रहा है, आपका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद आपको दर्द हो रहा है, या कैंसर पेशेंट है उनको दर्द हो रहा है, तो उसमें ये इतनी ज्यादा असरदार नहीं होती हैं। तो फिर आपको डिपेंड करना पड़ता है अस्वापक स्वापक या नार्कोटिक औषधि पे। ये औषधियां जो होती हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं नशीले पदार्थों से या नशीले मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो आपको पेन में रिलीफ देती हैं, और पेन में रिलीफ देकर आपको जो गंभीर दर्द होते हैं उनसे रिलीफ देने का काम करती हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, आस्वापक
आश्वापक या स्वापक, ज्यादातर हम लोग आश्वापक वाली ही खाते हैं पेन किलर की तरह से। तो आश्वापक नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी, ठीक है, ये इसमें आ जाती है एस्पिरिन आ जाती है, पैरासीटामोल आ जाती है, ठीक है। तो आश्वापक में जो एग्जांपल है वो कौन कौन सा है, एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है। मैंने बता ही दिया कि इसका यूज जो है वो किसी भी नशीले पदार्थ से इनका ओरिजिन नहीं होता है। तो एस्पिरिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों जो कि ऊतक में प्रदाह उत्पन्न करते हैं के संश्लेषण को संदमित करती है, या औषध कंकाल की पीड़ा यानी कि हमारी हड्डियों में दर्द अगर हो रहा है, इसके अलावा आर्थराइटिस हुई है, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत बुखार वगैरह को कम करने में भी इनका यूज किया जाता है, यानी ये एंटीपायरेटिक भी होती है। याद रखिएगा, बुखार को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं उन्हें एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो ये जो आपकी आश्वापक नॉन नार्कोटिक पीड़ाहारी दवाएं होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, ये जो है एंटीपायरेटिक भी होती हैं, ये हमारे बुखार को भी कम करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रक्त के थक्के को जमने से रोकने का भी काम करती हैं। इसी वजह से हार्ट अटैक के केसेस में एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। तो दिल के दौरे को रोकने में भी इस तरीके के आश्वापक या नॉन नार्कोटिक जो है पीड़ाहारी या पेन किलर्स का यूज किया जाता है। तो एस्पिरिन एक ऐसा है जो दिल के दौरे को रोकने का भी काम करता है। स्वापक यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होती हैं, पीड़ाहारी होती हैं, इसमें मॉर्फिन आता है, ठीक है, इससे बने हुए कई पदार्थ आते हैं, कई दवाएं आती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, भाव शून्यता ला देती हैं, बेहोश कर देती हैं, ठीक है। तो कर देती हैं अगर ये मॉर्फिन एक नशीला पदार्थ होता है ना, तो उससे बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, तो इस तरीके इससे बने हुए जो भी आपकी पेन किलर्स होती हैं उन्हें ओपिएट्स कहते हैं, और ये पोस्ता के दाने से बनाई जाती हैं, यानी कि अफीम से बनाई जाती है, पॉपी से बनाई जाती हैं। तो ये गंभीर अगर दर्द हो रहा है, गंभीर रूप से पेन आपके शरीर में हो रहा है, ऑपरेशन हुआ है, या जैसे जैसे मैंने बताया बहुत गंभीर रूप से पेन हो रहा है, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं, जहां पर इसका असर खत्म हो जाए और ये काम करना बंद कर दे, तो वहां पर फिर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक पीड़ाहारी का करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे सर करें क्यों, नहीं करें तो क्या बात हो जाए। भाई अगर पेन हो रहा है और इंसान जो है पेन से मर जाए, उससे अच्छा है कि आप इस दवा को दे दीजिए जिससे उसके पेन को रिलीफ मिल जाए। बात समझ में आया? और बाद में तो फिर हम निपट लेंगे ना कि हमेशा जो भी इलाज होता है थोड़ा इमरजेंसी वाला होता है। भाई इमरजेंसी में हमने दे दिया, फिर बाद में इसके प्रभावों से निपटने के लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अभी पेन हो रहा है तो पेन को रिलीफ देना हमारे डॉक्टर्स का जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। प्रति सूक्ष्म जैविक का मतलब ये हो जाएगा कि ये एक एंटीबायोटिक कह सकते हो, क्या प्रति सूक्ष्म जैविक कह सकते हो, इनका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे जैसे प्रति सूक्ष्म जैविक यानी कि ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, तो कुछ जैसे कि जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तो उन्हें प्रति जीवाणु बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। कवक को अगर नष्ट करती हैं तो प्रति कवक, एंटी फंगल कहते हैं। वायरस को नष्ट करती हैं अगर प्रति सूक्ष्म जैविक तो उन्हें एंटीवायरल बोलते हैं। अगर किसी परजीवी को खत्म करती हैं तो ये प्रति परजीवी यानी एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रति जैविक, एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी और संक्रमणहारी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां होती हैं, ठीक है, ये सब औषधियां होती हैं। अब देखिए प्रति जीवाणुओं का सूक्ष्म प्रति जीवाणुओं यानी कि कह सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल जो होते हैं या जो एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, उन्हें प्रति जीवाणु नाशक बोलते हैं। और ये दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं नाशक होती हैं, साइडल होती हैं, और एक होती हैं निरोधक यानी स्टैटिक, यानी कि जो कह सकते हैं एंटीबैक्टीरियल दवाएं होती हैं जो हमारे जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। किसी भी बीमारी में जो जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं उनमें ये इनका यूज किया जाता है जीवाणुओं को रोकने के लिए, उनके प्रभाव को रोकने के लिए। वो दो तरीके की होती हैं, पहली कौन सी होती है, जीवाणु नाशक होती है जिन्हें साइडल कहते हैं, और एक निरोधक होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है। नाशक क्या काम क्या होता है कि जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, उनको खत्म कर देती है, उनको मार देती है और बीमारियों से आपका इलाज होता है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स हो गई, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन हो गई, ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन। तो ये सब क्या होती है, जीवाणुनाशी यानी बैक्टीरिया को किल कर देंगी, मार देंगी। जीवाणु निरोधी यानी जीवाणुओं को ग्रोथ होने से रोक देती हैं, यानी कि उनकी बढ़ोतरी होने से रोक देती हैं, ठीक है। तो वो होती है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोरैम्फेनिकोल, ठीक है, क्लोरोरैम्फेनिकोल नाम की दवाएं होती हैं। तो ये सब होती हैं। तो ये दो तरीके की हो गई, कौन सी हमने बताई, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, ये हो गई।
फिर उसके बाद जीवाणु अथवा सूक्ष्म जीवों को उस परास रेंज में, अब यहां पर क्या होता है कि देखिए कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु दो तरीके मुख्यतः होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर यह बात याद रखिएगा कि अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं कि प्रति जीवाणु ग्राम ग्राही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास को विनाश करते हैं। मतलब ऐसी एंटीबायोटिक या फिर ऐसी एंटीबैक्टीरियल दवा जो कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को और ग्राम नेगेटिव जीवाणु, जो दो प्रकार के जीवाणु होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उन दोनों को खत्म कर दें। ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी एंटीबैक्टीरियल दवाएं जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं दोनों को खत्म करने की ताकत रखती हैं, ठीक है, उन्हें विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल दवाओं के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं या एंटीबैक्टीरियल दवाएं होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव जीवाणुओं को ही नष्ट कर सकती हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव वाले को नष्ट कर सकती हैं, ग्राम निगेटिव वाले को नष्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें संकीर्ण स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है या एंटीबैक्टीरियल दवाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा, कुछ ऐसी एंटीबैक्टीरियल या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ एक या दो रोगों के लिए ही बनाई गई हैं, सिर्फ एक दो रोगों के ही जीवाणुओं को नष्ट कर सकती हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सीमित स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी है, ये संकीर्ण होता है, स्पेक्ट्रम संकीर्ण होता है, यानी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। एम्फीसिलिन है और एमॉक्सिसिलिन है, ये पेनिसिलिन के संश्लेषित रूपांतर है, इनका स्पेक्ट्रम विस्तृत होता है। ये क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक्स की तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को, मुझे लगता है ये सारी दवाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात होती है सर पूर्तिरोधी एवं संक्रामी रोगाणुनाशी। पूर्तिरोधी का मतलब ये हो जाता है सर एंटीसेप्टिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। अभी तक एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल आपने देखा, लेकिन अब एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक में ब्रॉड चीजें होती हैं, मतलब उसमें बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा, थोड़े बोड़े वायरस भी किल हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो कुछ जगहों पर फंगस भी जो है उन पर भी प्रभाव वो डालती हैं। तो ये काफी करती हैं, लेकिन ये ज्यादातर टॉपिकल होती हैं, टॉपिकल यूज किया जाता है। टॉपिकल यूज का मतलब ये होगा कि ऊपर लगाएंगे, इन्हें खाएंगे नहीं, बल्कि जहां पर कहीं घाव लग जाएगा तो उस पर लगा देंगे, कोई फोड़िया फुंसी निकल गई तो वहां पर लगा देंगे, तो वहां पर इनका उपयोग किया जाता है, टॉपिकल लगाया जाता है, इनको इंगल्फ यानी कि बॉडी के अंदर नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो पूर्तिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ठीक है, इत्यादि इनके उदाहरण हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उदाहरण हो गए आपके पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के, फ्यूरासिन या सोफ्रामाइसिन। इन्हें प्रति जीवाणुओं की तरह खाया नहीं जाता, ठीक है। साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाला पूर्तिरोधी डेटॉल, ज्यादातर हम लोग डेटॉल का यूज करते हैं, तो ये क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है, तथा टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। तो ये डेटॉल जो है वो किसका मिश्रण होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का ये मिश्रण होता है, याद रखिएगा। ये सब एंटीसेप्टिक होते हैं। बाईथायोनॉल, ठीक है, बाईथायोनॉल को साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म पता, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने साबुन देखे होंगे जो एंटीसेप्टिक साबुन होते हैं, मतलब हम अगर इसे आप नहाएंगे तो आपके शरीर के अंदर 99.99% जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, ऐसा क्लेम करने वाले बहुत सारे साबुन होते हैं। तो वो जो साबुन बनाए जाते हैं उनके अंदर क्या यूज किया जाता है, बाईथायोनॉल यूज किया जाता है, और साथ ही साथ बायोथायोनॉल का यूज किया जाता है। और ये जो बायोथायोनॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उन साबुनों में यूज किए जाते हैं जहां जो एंटीसेप्टिक के वाले साबुन होते हैं। इसके अलावा आयोडीन की मदद से आयोडीन का टिंचर बनाया जाता है, ठीक है, आयोडीन का टिंचर बनाया जाता है, 2 से 3% मिश्रित करके आयोडीन का टिंचर बनाया जाता है। यह भी एंटीसेप्टिक की तरह से काम करता है। आइडोफॉर्म जो है वो भी घावों की प्रतिरोधी की तरह प्रयुक्त किया जाता है, आइडोफॉर्म, ठीक है, वो भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है। विसंक्रामियों डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट जो इन्फेक्शन को खत्म करे, ठीक है।
तो डिसइंफेक्टेंट को कहाँ पे यूज किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट को जैसे घर के में पोछा लगाने में डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो है वो टाइल्स को साफ करने में, मेज को साफ करने में, ठीक है, स्क्रीन को साफ करने में जो यूज किया जाता है उन्हें विष संक्रामी बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसका आप लोगों ने फिनॉल का यूज किया होगा, तो फिनॉल का 0.2% विलयन जो होता है वो एंटी सेप्टिक की तरह से काम करता है और साथ ही साथ ये डिसइंफेक्टेंट होता है, यानी कि इन्फेक्शन को पहले से ही रोकने का काम करता है। तो वो कौन सा होता है? फिनॉल होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रति जनन क्षमता औषध, यानी ऐसी औषधियां, ऐसी दवाएं जो आपकी जनन क्षमता पर प्रभाव डालती हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव हमारे बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है उस पर प्रभाव डालती हैं। तो बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल जो है वो अपने बच्चे को बच्चों में गैप करने के लिए, ठीक है, कुछ दवाओं का उपयोग करती हैं, जिन दवाओं से क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो है वो या तो ओवा का यानी कि अंडाणु का प्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर वो उनकी बॉडी में इस तरीके से वो मतलब बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो इस तरह से बन जाती है कि उनको कि बॉडी को ये महसूस होता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो ऐसी कंडीशन में ओवा जो है अपने आप प्रोड्यूस नहीं होता। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी मदद से वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी मतलब फीमेल जो है इन दवाओं का यूज करके क्या करती हैं कि वो बच्चों के जन्म जो है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि समय काल को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है जल्दी जल्दी बच्चे नहीं पैदा होते, या बच्चों में जो है वो जितने बच्चे उन्हें चाहिए होते हैं 1 या 2, उसके बाद वो अपने बच्चों की पैदाइश पर रोक लगा देती हैं। तो वो इस तरीके से जो दवाइयां यूज की जाती हैं वो प्रति जनन क्षमता औषध के नाम से जानी जाती हैं। तो उसमें एक संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न प्राकृतिक प्रोजेस्टेरॉन से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इसमें संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन का यूज किया जाता है, और ये जो नॉर एथिनड्रॉन संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न का एक उदाहरण है। मतलब कि जो आपकी ये दवाएं महिलाएं लेती हैं बच्चों में गैप करने के लिए, तो ये जो दवाएं होती हैं इसमें जो केमिकल डाला जाता है वो होता है नॉर एथिनड्रॉन। ये संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। एक हार्मोन होती है प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम लोगों ने उसमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम जब पढ़ा था तो बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो उसमें जाके देखिएगा आप लोग, सब कुछ मैंने बताया था। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, वो सबके प्रभावों के बारे में मैंने बताया था। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उपयोग किया जाता है बच्चों में गैप देने के लिए, ठीक है, बच्चों में गैप देने के लिए या जनन क्षमता को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए। तो वो जो होती है प्रोजेस्टेरॉन जो यूज किया जाता है हार्मोन, तो हार्मोन का जो संश्लेषित यानी कि केमिकल रूप है उसे नॉरएथिनड्रॉन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एथाइनिल एस्ट्राइडियोल के नाम से एथाइनिल एस्ट्राइडियोल के नाम से, नोव एस्ट्रॉल के नाम से एक आता है केमिकल जो कि एस्ट्रोजन, ठीक है, का व्युत्पन्न है। यानी एस्ट्रोजन भी हार्मोन होता है जो फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, और ये जो है वो जब इसकी अधिक मात्रा हो जाए या इसकी मात्रा शरीर के अंदर चेंज करके क्या करते हैं, हम बच्चों में गैप डेवलप करते हैं। तो उसका जो केमिकल रूप है यानी कि उसका जो कह सकते हैं कि जो रासायनिक रूप है वो ये है। एस्ट्रोजन एक्चुअली हार्मोन है, ठीक है, और इसका जो केमिकल रूप है जो बॉडी में दवाओं की तरह से दिया जाता है बच्चों में गैप के लिए, उसका नाम एथाइनिल एस्ट्राडायोल या नोव एस्ट्रॉल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये जनन को नियंत्रण करते हैं, जनन क्षमता में थोड़ा सा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज किया जाएगा। अब भोजन में रसायन का यूज किया जाता है, तो भोजन में जब रसायन का बात की जाती है तो इसका यूज जो है वो खाद्य रंजक की तरह से किया जाता है, यानी कि जो हमारे फूड कलर्स होते हैं उनकी तरह से यूज किया जाता है। साथ ही साथ मधुरक यानी खाने को मीठा बनाने के लिए कृत्रिम मधुरक का यूज किया जाता है। इसके अलावा वसा इमल्शीकरण की तरीके से केमिकल्स का यूज किया जाता है, यानी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट को जो है वो डिसॉल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है केमिकल का, ठीक है। बासीपन रोकने वाले विरंजक का उपयोग, यानी कि आटा जो है वो बासी ना होने पाए उसके लिए केमिकल का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से, प्रतिऑक्सीकारक की तरह से यूज किया जाता है आपके इन कुछ केमिकल्स का। परिरक्षक यानी कि जो आपके खाने को थोड़ा सा वो रखें, मतलब फ्रेश रखें, उनकी तरह से यूज किया जाता है। इसके अलावा पोषण जन संपूरक, जैसे हमारे कुछ केमिकल्स का उपयोग जो है वो हमारे खाने में
जो है वो कोई मिनरल्स होते हैं या विटामिन होते हैं, उन अमीनो अम्ल होते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो केमिकल्स हमारे खानों में भी यूज किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कृत्रिम मधुरक है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो शुगर नहीं खाता, कम खाता है, जिसकी अगर शुगर ज्यादा खाएगा तो बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन भैया मीठे का मजा भी लेना है, क्योंकि मीठा भी जरूरी है, मीठा हम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो उसे भी लेना जरूरी। तो वो कैसे करे भाई? ग्लूकोज खा नहीं सकता, सुक्रोज खा नहीं सकता, यानी मीठा जो ओरिजिनल मीठा है, ठीक है, वो खा नहीं सकता, उसकी वजह से शुगर हाई हो जाएगी, तो वो ना खाए लेकिन मीठे का मजा भी ले। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर या कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कृत्रिम मधुरक में जो आता है वो एक आता है सैक्रीन। ठीक है, सैक्रीन के नाम से जाना जाता है, जिसका केमिकल नेम है आर्थोसल्फो बेंजीमाइड। ठीक है, आर्थोसल्फो बेंजीमाइड के नाम से जाना जाता है। ये जो सुक्रोज होती है, जो नॉर्मल शुगर होती है, केन शुगर होती है, जो गन्ने में मिलती है, उससे 550 गुना ज्यादा अधिक मीठा होता है। तो ये हमारे और ये मूत्र के साथ ही हमारे निकल भी जाता है, तो हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता, और साथ ही साथ ये मीठापन इसका जो है सुक्रोज से, नॉर्मल शुगर से भी कहीं ज्यादा होता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज तो पाया नहीं जाता। तो एक तो मीठापन भी दे दिया, मजा भी मिल गया, शरीर में कहीं स्टोर भी नहीं हुआ, पेशाब के रास्ते निकाल भी दिया गया। ठीक है, निकाल भी दिया गया, और बहुत ज्यादा थोड़ा सी मात्रा 550 गुना ज्यादा मीठा है, तो थोड़ी सी मात्रा इसका उपयोग करके आप पूरा मीठे का मजा भी ले सकते हैं। तो ये जो है वो कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसे सैक्रीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एस्पार्टम भी एक तरीके का जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो आपके सुक्रोज से लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, होता है, ये होता है। फिर एलिटेम है, एलिटेम भी एक प्रबल मधुरक है। ठीक है, ये भी उसका यूज करता है, यद्यपि यह एस्पार्टम से अधिक स्थायी होता है। ठीक है, लेकिन ये काफी अच्छी मिठास देता है। सुक्रालोज है, इसका भी यूज जो है वो आपके उसके लिए किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह से किया जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि इसका कहां कहां पे उपयोग होता है। फिर उसके बाद खाद्य परिरक्षक, यानी जो खाना है उसकी रक्षा करने के लिए, वो खराब ना होने पाए, वो ज्यादा समय तक के लिए फ्रेश बना रहे, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट का। किसका यूज करते हैं? सोडियम का बेंजोएट का यूज किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो वृद्धि के कारण होने वाली खराबी को बचाते हैं खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल तथा सोडियम बेंजोएट सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं। सार्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो मतलब यह है कि सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट है, बेंजोएट है, और इसके बाद सार्बिक अम्ल और प्रोपेनोइक एसिड का भी यूज किया जाता है। क्या करते हैं? फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, फूड को खराब होने से रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। होता क्या है, हमारे जो खाने के सामान होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करती है तो वो खाना धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर खराब होने लगता है। तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, जिससे खाना जल्दी खराब ना होने पाए, उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो आवश्यक खाद्य योज होते हैं या खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं। तो ये जो प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका यूज मक्खन में किया जाता है, मक्खन को स्टोर करने में किया जाता है, उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से जो मक्खन जो है कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, उसे आप महीनों रख सकते हैं। ठीक है, महीनों रख सकते हैं, वर्षों रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बीएसटी जो है, बीएसटी और बीएचए के साथ साइट्रिक अम्ल का भी मिलाया जाता है। तो बीएसटी नाम का केमिकल, और साथ ही साथ बीएसटी कौन सा है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाइलवीन है, और बीएचए कौन सा है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है। इन दोनों का उपयोग और साथ ही साथ साइट्रिक अम्ल, इसका भी उपयोग किया जाता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। तो इसका बहुत जगह यूज किया जाता है आपके खानों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए। तो आप जैसे चाशनी है, ठीक है, साथ ही साथ आप चटनी वगैरह है, छिले कटे सूखे फल हैं, मेवे हैं, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल
केमिकल का यूज जो है अपमार्जकों की तरह से यानी डिटर्जेंट की तरह से किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के अपमार्जक शोधन अभिक्रमक की तरह प्रयुक्त होते हैं, या साबुन और संश्लेषित अपमार्जक हैं, या जल के शोधन गुण को मतलब हमारे जो जल होता है उनके अंदर आसानी से वो जल जो है वो साफ कर पाए, उसको मतलब कपड़े को साफ कर पाए, गंदगी को साफ कर पाए, तो उसको आसान करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे कपड़ों में वसा लग जाती है यानी फैट लग जाता है, कहीं तेल गिर गया, उसको साफ करने में एंटी डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो साबुन होते हैं ये भी एक पुराने अपमार्जक हैं, एक तरीके के डिटर्जेंट हैं, लेकिन सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टीरिक, ओलिक तथा पामीटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये जो साबुन होते हैं ये नहाने में यूज किए जाते हैं, कपड़ा धुलने में यूज किए जाते हैं, और ये किसके बने होते हैं? स्टीरिक, ओलिक और पामीटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण वाले साबुन वसा को वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, मतलब साबुन बनाने की जो अभिक्रिया है उसे साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी बातें थी। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे जो केमिकल्स थे, कहां कहां पे हम दैनिक उपयोग में लाते हैं, तो जो आपके लिए जरूरी थी, जो भी चीजें थी उसको मैंने यहां पे बताने की कोशिश की। होप कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, और इस तरीके के इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से अब इसका जवाब दे पाएंगे। तो इस जो एनसीईआरटी की सीरीज थी, ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज 9, 10 और 11, 12 के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपसे संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है इससे आपको लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो पुराने चैप्टर्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों तो ये सारी जो सीरीज़ है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे मिलते हैं नई सीरीज के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।